डियर स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। अब बक्कल कैविटी के अंदर ही हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो मैग्जिला नामक बोन्स होती हैं, मैंडिबली या मैंडिबल मैग्जिला बोन्स होती है, जबड़े की अस्थियाँ होती हैं, उनमें एक संरचना और पाई जाती है और उस संरचना को हम क्या कहते हैं? टीथ कहते हैं या दांत कहते हैं। ठीक है ना। दांत की अगर अपन बात करें, सब दांत हमारे भोजन को चबाने का सबसे मेन पार्ट होता है या मेन संरचना होती है, पहली बात। दूसरा हम बात करते हैं कि टीथ की ओरिजिन की बात करें, भाई इसकी उत्पत्ति की, तो ये एक्टो मीजो डर्मल होते हैं, यानी दांत के अधिकांश भागों का निर्माण एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म और एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बना होता है, जिसमें कि एक्टोडर्म से दांत का मसूड़ों से बाहर निकला हुआ भाग, या हम कह सकते हैं कि जो इनेमल पार्ट होता है वो मेनली किससे? एक्टोडर्म से बना हुआ होता है, और शेष जो दांत का अधिकांश भाग होता है जिसमें अपन डेंटिन आ जाता है, वो सारा किसका बना हुआ होता है? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बना होता है। तो इस तरह से हमारे दांतों की उत्पत्ति एक्टोमीजोडर्मल मानी गई है। दूसरी बात, दांत की जब हम संरचना की बात करते हैं तो हम दांत को मेनली 3 भागों में बांटते हैं। देखो, नंबर 1 क्राउन है, नंबर 2 नेक है और नंबर 3 रूट। हम बात करते हैं कि दांत का मसूड़ों से बाहर निकला हुआ जो भाग होता है उसे हम क्या कह देते हैं? क्राउन कह देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, मसूड़ों में जो धसा हुआ भाग होता है, देखो ये वाला जो पोर्शन है अपन बात कर रहे हैं साहब, ये क्या है? मसूड़ों से बाहर निकला हुआ पार्ट है, तो इसको हमने क्या नाम दिया? क्राउन। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट है ये क्या है साहब? मसूड़ों में धसा हुआ भाग होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? नेक कह देते हैं। और तीसरा भाग है रूट, यानी दांत का वह भाग जो बोन्स के अंदर या जबड़े की अस्थियों में धसा हुआ होता है। तो ध्यान रखना कि मसूड़ों से बाहर निकला हुआ भाग क्या कहलाएगा? क्राउन। मसूड़ों के अंदर धसा हुआ भाग क्या कहलाता है? नेक। और जबड़े की अस्थियों में धसा हुआ भाग क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। तो इस तरह से दांत को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। अब हम दांत की प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले सबसे बाहर एक चमकीली परत से ढका हुआ होता है दांत, और इसको हमने क्या नाम दिया? इनेमल नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? इनेमल। बेटा एक चीज याद रखना, जंतु जगत की सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होती है इनेमल, सबसे कठोर। तुमने देखा होगा, हम पैदा होते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं, लगातार भोजन चबाते हैं, लेकिन दांत क्या होते हैं? या इनेमल परत है, ये क्या होती है? लगातार बनी रहती है और दांतों को घिसने से बचाती है। ठीक है ना। दांत चमकीले भी किसकी वजह से होते हैं? इनेमल की वजह से। दूसरी बात, हम पढ़ चुके हैं साहब ओरिजिन, और ओरिजिन इनेमल का किसके द्वारा होता है? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म द्वारा होता है। दूसरा, क्या इनेमल के अंदर जल की बहुत कम मात्रा होती है, इसमें 96% क्या होते हैं? लवण पाए जाते हैं या अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। कितने? 96%। शेष कुछ मात्रा में प्रोटीन, जैसे देखो इनेमल की हम बात करें तो इसमें मेनली जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है, एक तो होती है इनेमलिन, ठीक है, और एक होती है एमिलोजेनिन प्रोटीन। किसमें पाई जाती है? इनेमल में पाई जाती है। दूसरा, ये इनेमल भाग हो गया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन अगले भाग की, जो दांत का मुख्य भाग। और देखो, दांत का अधिकांश भाग बना हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं डेंटिन, और डेंटिन बना होता है एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म द्वारा निर्मित संरचना होती है। डेंटिन के ही अंदर विशेष प्रकार की सेल्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल कहते हैं।
और इन ओडोंटोब्लास्ट सेल के विभाजन के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, डेंटिन, जो कि सजीव कोशिकाएं होती हैं, इनमें विभाजन होता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम कि डेंटिन जो वाला भाग होता है ये दांत का मुख्य भाग बनाता है, पहली बात तो, और अधिकांश भाग डेंटिन द्वारा बना होता है। दूसरा कि डेंटिन के जस्ट बीच में हमें दिखाई दे रही है, देखो यहां से लेकर यहां ये एक विशेष कैविटी दिखाई देती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, पल्प कैविटी या पल्प गुहा कह देते हैं। और इस पल्प कैविटी में क्या भरा हुआ होता है, पल्प लिक्विड या पल्प द्रव भरा हुआ होता है। ठीक है। दूसरी बात कि इस पल्प कैविटी में क्या फैली रहती हैं, ब्लड वेसल्स फैली हुई रहती हैं। और इस पल्प कैविटी के अंदर क्या होती है, नर्व तंत्रिकाएं होती हैं जिनके द्वारा अपन देखते हैं दांत के नीचे हम कोई भी चीजें चबाते हैं, महसूस होता है, फील होता है, या अपन कह सकते हैं संवेदनाएं प्राप्त करते हैं, तो वो सारी किसके थ्रू करते हैं, नर्व। ये भी किस में फैली हुई होती है, पल्प कैविटी के अंदर फैली हुई होती है। ठीक है ना। आगे अपन बात करेंगे कि देखो उसके बाद ये हो गया मसूड़े, और मसूड़े के बाद ये हो गई हमारी क्या, बोन्स, जबड़े की अस्थियां जिनमें दांत धसा हुआ होता है। अब इनके जस्ट बाहर ये पार्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें, ब्लैक ब्लैक, देखो अपन देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सीमेंट। क्या कहते हैं, सीमेंट। ध्यान रखना डेंटिन के अंदर लगभग 69% लवण पाए जाते हैं और सीमेंट के अंदर पाए जाते हैं 62 के समथिंग पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो सीमेंट जो है इसके द्वारा हमारा दांत है वो किसमें, देखो ये तो बोन्स हो गई जबड़े की, ये क्या हो गया, जिंजीवा या मसूड़ा बोलते हैं जिसको, गम कह देते हैं। और इसके अंदर सीमेंट के द्वारा दांत है वो हमारा दृढ़ता से फंसा हुआ होता है, अपन कह सकते हैं चिपका हुआ होता है। ठीक है। आगे देखो कि जो पल्प कैविटी होती है, पल्प कैविटी की ये ओपनिंग होती है साहब जस्ट नीचे, और ये जो पल्प कैविटी की ओपनिंग है ना, इसमें से होकर ही ब्लड वेसल्स इसमें एंट्री करती हैं। और ये ब्लड वेसल्स हमारे डेंटिन की जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं उनको पोषण उपलब्ध कराती हैं, और इनको पोषण प्राप्त होता है, ये लगातार विभाजन करती है जिसके द्वारा हमारे दांत में क्या होती है, ग्रोथ होती है या दांत का निर्माण होता है। अब सुनिए, जब दांत लगभग लंबाई कंप्लीट कर चुका होता है तो धीरे धीरे देखो इस छिद्र को हम एपिकल फोरामेन कहते हैं, और ये छिद्र धीरे धीरे क्या होने लगता है, बंद होने लगता है, कम होने लग जाता है इस तरह से। और एक सिचुएशन ये होती है कि ये कंप्लीटली बंद हो जाता है। जब ये कंप्लीटली बंद हो जाता है तो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को पोषण बनना बंद हो गया, पोषण बनना बंद हो गया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सर, डेंटिन का आगे निर्माण होना बंद हो गया, और ऐसी स्थिति में दांत की लंबाई रुक जाती है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें एपिकल फोरामेन लाइफ टाइम बंद नहीं होता, और लाइफ टाइम बंद नहीं होता तो उनके दांत लाइफ टाइम वृद्धि करते रहते हैं। जैसे खरगोश, तुमने देखा होगा रोडेंट्स होते हैं वो अपने दांत हमेशा ऐसे करते रहते हैं जिससे कि उनके क्या हो गया कि वो दांत है ना वो ज़्यादा बड़े नहीं घिसते रहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर खरगोश का एक दांत टूट जाता है तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ही दिन बाद खरगोश मर जाता है। क्यों? क्योंकि दांत ऐसे होते हैं, तो इस तरह से वो, अब एक दांत मान लो ये टूट गया तो अगला दांत लगातार बढ़ता जाएगा, और लगातार बढ़ता जाएगा तो उसका मुंह नहीं बंद होगा, ठीक है ना, भोजन नहीं कर पाएगा वो। ठीक, ये बात हो गई किसकी, एपिकल फोरामेन की। अब हम बात करते हैं कि जो बोन्स या हमारे जबड़े होते हैं जिनमें दांत धसा हुआ होता है, वहाँ क्या होता है, विशेष प्रकार की पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन होती है बोन्स के ऊपर, एक परत होती है साहब इन बोन्स के ऊपर, ये पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, और इनके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है ना, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन कह देते हैं, जिसमें द्वारा या जिसमें दांत अंदर बोन्स के अंदर धसे हुए रहते हैं। तो ये हो गई दांत की क्या, स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं देखो कि दांत की स्ट्रक्चर के अलावा डेंटल फॉर्मूला, और डेंटल फॉर्मूला किसके आधार पर पाया जाता है कि हमारे दांत कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, दांतों को उनके प्रकार के आधार पर, दांतों को उनके उगने के आधार पर अलग अलग टाइप पर डिवाइड किया गया है। जैसे
अपन बात कर लेते हैं चलो पहले कि मानव होता है, मानव को हम हेटेरोडोंट कहते हैं। मानव को हम क्या कह देते हैं? हेटेरोडोंट कहते हैं। इसका मतलब दांतों की संरचना के आधार पर जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हेटेरोडोंट हो सकते हैं और या फिर क्या हो सकते हैं? होमोडोंट हो सकते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषमदंती, यानी हमारे मुख में, मानव के मुख में जो टोटल 32 दांत पाए जाते हैं वो सारे संरचना में समान नहीं होते। कैसे? इंसाइजर अलग होते हैं, कैनाइंस की संरचना अलग टाइप की होती है। अपन बात करें प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, उनकी आकृति आकार अलग होते हैं, कार्य अलग होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हेटेरोडोंट। होमोडोंट जो आकृति आकार में संरचना में सेम होते हैं पूरे, वो क्या कहलाते हैं? होमोडोंट कहलाता है। ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं किसकी? डेंटल फॉर्मूला। तो देखो हेटेरोडोंट के आधार पर हमने दांत बांटे कितने भागों में? मानव के दांत बटे होते हैं सब 4 भागों में, जिनमें कौन से होते हैं? नंबर 1 इंसाइजर, नंबर 2 कैनाइंस, नंबर 3 प्रीमोलर्स और नंबर 4 मोलर्स। ठीक है ना? इसके आधार पर हम डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो डेंटल फॉर्मूला होता है हमारा ICPM और M। ठीक है ना? देखो हम दांतों का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हम केवल एक अर्धांश, हमारा मुख अगर हम बात करें इस अक्ष से तो 2 अर्धांश होते हैं जबड़े में, एक अर्धांश इधर और एक अर्धांश इधर, दूसरा ऊपर नीचे होते हैं। तो उसके आधार पर हम डेंटल फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला में पहले एक अर्धांश के दांतों की संख्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आई है, एक अर्धांश में 2 ऊपर 2 नीचे। कैनाइंस है, 1 ऊपर 1 नीचे। प्रीमोलर्स है, 2 ऊपर 2 नीचे। मोलर्स है, 3 ऊपर 3 नीचे। ये हमारे केवल एक अर्धांश की एक साइड हो गई ऊपर नीचे। ठीक है ना? तो इनको हम फिर मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं? 2 से। क्यों? कि हमारे 2 अर्धांश हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। तो देखो अपन बात करें कि इस तरह की सिचुएशन हो गई, तो देखो 2 3 और 2 5 और 3 यानी 8 ऊपर 1 अर्धांश में और 8 नीचे 1 अर्धांश में। टोटल दांत कितने हो गए? 16। अब दोनों अर्धांशों की बात करें तो यहाँ पे मैथ वाला फॉर्मूला मत लगा देना, काटा पीटी नहीं करनी है। यहाँ पे 8 दूनी 16 दांत ऊपर और 8 दूनी 16 दांत नीचे। टोटल कितने होते हैं? 32। यानी वयस्क अवस्था में हमारे कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। याद रखना। अब हम बात करते हैं जुवेनाइल फेज की। जुवेनाइल फेज में क्या होगा? डेंटल फॉर्मूला होता है साहब, देखो ये तो होता है 2123/2123। ये हमारे क्या हो गया? जो एडल्ट होते हैं, पूरी तरह से वयस्क होते हैं, उनमें हम बात करें जुवेनाइल फेज में तो उनमें होते हैं 2122/2122। यानी टोटल दांतों की संख्या कितनी रह जाती है? 28 हो जाती है। ठीक है ना? तो ये सिचुएशन ध्यान रखना। तो और बच्चे की बात करें तो बच्चे का डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102 3 5/5 बड़े 2 10 ऊपर और 10 नीचे। टोटल कितने दांत होते हैं बच्चे में, यानी इन्फेंट्स में? टोटल 20 दांत होते हैं। ठीक है ना? बाकी आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।